गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है। आज हम टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके, यहाँ जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर जो बारकोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसे प्राय स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। अगर इसे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को, इसका मनाने का जो रीज़न है, जो उद्देश्य है, वो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बचाव और संरक्षण के बारे में जागरूकता कर रहा है। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा विश्व विरासत दिवस का सुझाव दिया गया था। इसे 1983 में यूनेस्को सम्मेलन के 22वें सत्र में अपनाया गया था। हालांकि पहला विश्व विरासत दिवस 1983 में मनाया गया है। अगर बात करें विश्व विरासत दिवस की थीम के बारे में, जो 2023 की जो थीम रही है, तो उसका थीम है विरासत परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की अगर बात करें, यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। इसके अगर हेड ऑफिस की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। ये सांस्कृतिक विरासत से संबंधित मामलों पर यूनेस्को को सलाह देता है। अगर बात करें विश्व धरोहर स्थल की, तो भारत में इनकी संख्या 40 है। हालांकि जिनमें सांस्कृतिक 32 है, प्राकृतिक 7 है और मिश्रित 1 है, जिसका नाम है खंगचेंद-जोगा राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 2021 में जोड़े गए जो 2 राष्ट्रीय विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है रामप्पन मंदिर तेलंगाना और धौलावीरा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई हेल्प कार्यक्रम लॉन्च किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द ई हेल्प प्रोग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। ई हेल्प के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम है। ये चर्चा में इसलिए ना, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से पशुपालन डेयरी विभाग यानी कि DSG द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुपालकों के बीच जो गैप है उसको कम करना है और साथ के साथ प्राथमिक सेवाएं प्रदान करना है। हालांकि इससे पूर्व में इसे मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत दूर दराज की ग्रामीण इलाकों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए महिलाओं को चयन किया जाएगा। दूसरा, ई हेल्प कार्यकर्ता पशुधन बीमा योजना के क्रियान्वयन में मदद करेंगे। ई हेल्प पशुपालकों और पशु चिकित्सा सेवाओं के बीच कड़ी के रूप में काम करेगा। जरूरत के समय किसानों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा। अगर बात करें ई हेल्प कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी की, तो एक गांव में पशुधन आबादी की जरूरतों का ध्यान रखना है। प्रशिक्षित ई हेल्प कार्यकर्ता जो होंगे वो पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान और पशुओं की ट्रैकिंग में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने किसे हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि जस्टिस तारलोक सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जस्टिस तारलोक सिंह चौहान के संबंध में, इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1964 को तहसील रोहनू में। अगर इनकी स्कूली एजुकेशन की बात करें तो बिशप
कॉटन स्कूल शिमला से पूरी की इन्होंने। हालांकि वह 1989 में बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ एक वकील के रूप में जुड़े थे। ये चर्चा में इसलिए आए हैं, हाल ही में इन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक 5 दिवसीय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये देश भर से चुनी गई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए गए। हालांकि ये चर्चा में इसलिए आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक 5 दिवसीय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गांव पूरे देश के विकास की मूल इकाई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि पंचायतें केवल सरकारी कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने का माध्यम नहीं है, बल्कि नए नेताओं, योजनाओं और नीति निर्माताओं और नए प्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने का एक स्थान भी है। अगर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह का विषय की अगर बात करते हैं तो इसका विषय रहा है पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। अगर बात करें इसके विजेता एवं संबंधित निकाय की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो अवार्ड मिला है वो मुलुसो कर्नाटक को मिला है, नगोपा मिजोरम को मिला है, मिलक अवाती उत्तर प्रदेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत की अगर बात करें तो हेजीलिकट ओडिशा और थिम्मापुर तेलंगाना, कुमार घाट बाग त्रिपुरा। और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का जिसे अवार्ड मिला है गंजम उड़ीसा में को मिला है, मुलुगु तेलंगाना को मिला है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी 20 अप्रैल 2023 को भारत के किस राज्य में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? रिसेंटली पीएम मोदी will inaugurate the first global Buddhist summit in which state of India on 20 अप्रैल 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली में स्थित सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है। इसके वास्तुकार लामा लोम्बजेंग हैं। और विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाएगी। रिसेंटली जो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसमें भाग लेंगे दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्वान, संघ के नेता और धर्म के अनुयायी इसमें भाग लेंगे। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार पहली बार विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु भारत आएंगे और शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मंत्री ने कहा कि इस आयोजन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगर सम्मेलन का मुख्य विजन की अगर बात करते हैं तो शाक्य मुनि बुद्ध गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर गौर करना यह इसका मेन गोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के कम्बंग अंगूर को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? रिसेंटली विच स्टेट कम्बंग ग्रेप हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। कम्बम अंगूर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। यह प्रसिद्ध है पनीर थ्राचाई के नाम से। इसका उपनाम इस किस्म को मस्कट हैम्बर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में लाया गया था एक फ्रांसीसी भिक्षु के द्वारा 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि केनिया। रिसेंटली जो उपग्रह लॉन्च किया गया उसका नाम है टेफा-1। यह अंतरिक्ष में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है। यह चर्चा में इसलिए आ रहा है कि केनिया ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। हालांकि इससे पहले केनिया ने 2018 में अपना पहला नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया था। अगर लॉन्चिंग की अगर बात करें, टेफा-1 उपग्रह को ले जाने वाले फाल्कन 9 रॉकेट ने कैलिफोर्निया यूएसए के वेंडनबर्ग बेस से उड़ान भरी है। अगर डिज़ाइन और इसके विकास की बात करें तो केनिया शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। अन्य प्रयास की बात करें तो लॉन्च रॉकेट के स्पेस एक्स के राइट शेयर कार्यक्रम के तहत अन्य देशों के 50 पायलट भी ले जाए गए हैं और यह
बाढ़, सूखा, जंगल की आग सहित कृषि पर्यावरण डेटा एकत्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस CBG हैज स्टार्टेड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली। CBG के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। जब शुद्ध बायोगैस को संपीड़ित किया जाता है तो इसे कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में जाना जाता है। अगर इसके संगठन की बात करें, इसमें 90% से अधिक मीथेन होता है। और इसके उपयोग की बात करें तो हरित नवीकरण ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ग्रीन फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाएगा। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसका ऊष्मीय मान, यानी कि इसको जलाने का जो वैल्यू होता है, इसको जलाने की जो वैल्यू होता है, हर एक पदार्थ का अपना अपना एक फ्यूल वैल्यू होता है, यानी कि ऊष्मीय मान होता है। इसी तरह इसका भी अपना एक फ्यूल मान है और अन्य गुण CNG के समान है। इसके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि उत्सर्जन घटाने में कंप्रेस्ड बायोगैस की भी अहम भूमिका रहेगी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर हो रहा है, गैसों के द्वारा जो गैसेस छोड़ी जा रही हैं वायुमंडल में, और उससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें ये योगदान करेगा। दूसरा, मंत्रालय ने कहा है कंप्रेस्ड बायोगैस को सस्ते परिवहन यानी कि चीप ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये चर्चा में इसलिए रहा है, हाल ही में दिल्ली में कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन यानी कि ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। अगर इसके आयोजन की बात करें तो IFGE CBG प्रोड्यूसर फोरम द्वारा 17 से लेकर 18 अप्रैल 2023 तक किया गया है। इस सम्मेलन के अगर विषय की बात करें तो एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील निधि ढांचे की ओर, यह इसका विषय रहा है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है और उन क्षेत्रों की पहचान करना भी है जहां नीतिगत संशोधन की आवश्यकता है। यह उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मीठे पानी में खाने योग्य मछली की नई प्रजाति खोज की है? रिसेंटली द रिसर्चर ऑफ विच स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पेसीज ऑफ फ्रेश वाटर एडिबल फ्रेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा। गरला लेसरामी जो फिश है, इसके संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये नई प्रजाति प्रोवोरिक्स प्रजाति समूह की सदस्य है। रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए रही कि केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा CUO और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के शोधकर्ताओं ने उड़ीसा के कोरापुट में मीठे पानी में खाने योग्य मछली की नई प्रजाति की खोज की है। इसका जो नामकरण है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर लेशराम क्वेश्चन के नाम पर रखा गया है। उनके उल्लेखनीय योगदान को चिन्हित करने के लिए यह नाम अडॉप्ट किया गया है। अगर इसकी विमा की बात करें तो मछली की लंबाई लगभग 76 मिलीमीटर से 95 मिलीमीटर है। अगर इसकी प्राप्ति की बात करें तो मछली आमतौर पर चट्टानों, पत्थरों और मूसलाधार धाराओं और नदियों के शिलाखंडों के नीचे पाई जाती है। हालांकि यह अब तक कोलाब नदी में ही पाई गई है। अगर इसकी शोध की बात करें, रिसर्च की बात करें तो ये शोध प्रोफेसर शरद कुमार पलिता की देखरेख में सुप्रिया सुरचिता ने किया है। हालांकि शोध की खोज कोरापुट और कोलाब नदी की समृद्ध जैव विविधता को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अज्ञात समूहों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रिपेयर अ DNA डेटाबेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने अज्ञात समूह की पहचान करने के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। हालांकि प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी और अब तक अज्ञात समूह के 150 DNA नमूनों के रिकॉर्ड को डेटाबेस में दर्ज किया गया है। अगर पुलिस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो प्रतिवर्ष राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 से अधिक शव बरामद किए जाते हैं जो डेटा और पहचान योग्य वस्तुओं की कमी के कारण अज्ञात रहते हैं। सरकार इस पहल से अज्ञात शवों की पहचान करने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।